फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में वील स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस. नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? It is the process by which living beings utilizes the food to get energy. ये वो फूड है जो उसने ऑब्टेन किया था थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. सो इसमें हम फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. अब वो कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे. आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड क्या था? ग्लूकोज. सो इसका मतलब है कि हमें ग्लूकोज से एनर्जी बनानी है. ये करने के काफ़ी सारे प्रोसेसेस हैं. फर्स्ट वन बीइंग कि हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है पायरूवेट में. नाउ ग्लूकोज जो है हमारा वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, मतलब इसमें 6 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं. और जो आपका पायरूवेट है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है. जब हम ग्लूकोज को पायरूवेट में कन्वर्ट करते हैं ये प्रोसेस आपका साइटोप्लाज्म में होता है. हमने पढ़ा है कि एक सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, बाकी का जो भी एरिया सेल के अंदर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. तो ये जो प्रोसेस है जहाँ हमें ग्लूकोज को पायरूवेट में कन्वर्ट करना है, दिस हैपन्स इन साइटोप्लाज्म. सो दिस इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट. नाउ हमें ये देखना है कि हम इस पायरूवेट को किस किस कंडीशन में ब्रेक डाउन कर सकते हैं. सो द फर्स्ट कंडीशन इज कि जब ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट सिस्टम में. इस केस में क्या होगा कि आपका जो पायरूवेट है वो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. एथेनॉल अब एक 2 कार्बन कंपाउंड है. ये प्रोसेस हमें यीस्ट विच इज़ अ यूनिसेल्युलर फंगस, आपको उसमें देखने को मिलता है. नाउ द सेकेंड वन इज जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा है कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेली, उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. ये एक सेल ऑर्गेनेली है. तब जो आपका पायरूवेट है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन शो करेगा टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी विल बी रिलीज्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. जब आपका ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब आप उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड when the breakdown will happen or when the breakdown will happen in absence of oxygen, this type of respiration is called as anaerobic respiration. Anaerobic respiration. N का मतलब it is not involving ऑक्सीजन. एनारोबिक रेस्पिरेशन. एक और तरीके की रेस्पिरेशन हमें अपने मसल सेल्स में देखने को मिलती है. जब भी हम ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल सेल्स फटीग कर जाती हैं. ये क्यों होता है? हमें सोरनेस फील होती है अपने मसल्स में. दिस इज बिकॉज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर मसल्स. ये हमारी मसल में सोरनेस क्रिएट करता है, हमें क्रैम्प्स फील होते हैं अपने मसल्स में. नाउ हम ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में तो यूजुअली ये प्रोसेस फॉलो होता है एनर्जी बनाने के लिए, बट फिर हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर? द रीज़न इज़ बिकॉज व्हेन आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पर हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है. ये इंस्टेंट एनर्जी जो है वो हमें एनएरोबिक प्रोसेस से मिलती है. एनएरोबिक प्रोसेस से मिलती है.
और एरोबिक प्रोसेस से हमें एनर्जी बनाने में टाइम लगता है। एनाएरोबिक प्रोसेस हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इसलिए हमारे मसल सेल्स में जब हम ओवर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन देखने को मिलती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। एंड जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें जो एनर्जी होती है दैट इज लेस, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज लेस। और जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज मोर, मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। सो अगर हम डिफरेंस की बात करें, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एनाएरोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। एनाएरोबिक में एनर्जी प्रोड्यूस्ड वुड बी लेस, एरोबिक में एनर्जी प्रोड्यूस्ड वुड बी मोर। एनाएरोबिक प्रोसेस आपका साइटोप्लाज्म में होगा और एरोबिक प्रोसेस आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। और आपका एनाएरोबिक प्रोसेस है वो यीस्ट या आपको आपके मसल सेल्स में देखने को मिलेगा, और जो आपका एरोबिक प्रोसेस है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। और इक्वेशंस तो आप ये दे ही सकते हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या प्रोड्यूस होगा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, या लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इज रिलीज्ड। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये क्विकली यूज की जाती है एटीपी को सिंथेसाइज करने में। एटीपी आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये बनता कैसे है एटीपी? एडीपी दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं तो डाइफॉस्फेट। जब ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है, एक टर्मिनल बॉन्ड बनाता है, तब एक हाई एनर्जी कंपाउंड बनता है जिसको हम एटीपी बोलते हैं। ये एटीपी ही बाद में यूज होता है टू ड्राइव डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। अब आपका वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए या एंजाइम को ड्राइव करने के लिए चाहिए, वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए फाइनली यही एक एनर्जी का फॉर्म है जो आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, एटीपी का जब टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक होता है जो उसने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ बनाया होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 30.5 किलो जूल्स पर मोल ये एनर्जी रिलीज होती है। इतनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने से रिलीज होती है जो यूज होती है टू ड्राइव डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन करवाने के लिए वी नो कि हमें एक कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। एंड हमें कंटिन्यूसली जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है या आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, इसको रिमूव भी करना इम्पॉर्टेंट है। सो इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मेथड्स होते हैं ऑक्सीजन के इनटेक के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सपल्शन के लिए। सो रेस्पिरेशन को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बोल सकते हैं। अब प्लांट्स में क्या देखा गया है कि ये जो एक्सचेंज है गैसेस का वो सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से हो जाता है। वी नो डैट कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। सो ऑक्सीजन को दिन में एलिमिनेट किया जाता है प्लांट से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो अपना स्टोमाटा खोल देगा, वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाएगी और उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो डे टाइम में वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज करवाएगा। नाइट में हमें पता है कि कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ जो दिन में फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करके एनर्जी बनाई जाती है। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जिसको हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत होती है। तो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड और डे में क्या एलिमिनेट होता है? ऑक्सीजन। सो प्लांट्स रेस्पिरेशन इस तरीके से करते हैं।
प्लांट्स में ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का प्रोसेस है या रेस्पिरेशन है, ये 3 जगहों पर हो सकती है, या तो रूट्स में, या तो स्टेम में, या तो उनके लीव्स में। अगर रूट्स में हो रही है तो जो इंटर स्पेसेस है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, उसमें जो एयर प्रेजेंट है वो आपके रूट हेयर के थ्रू उसका डिफ्यूजन होता है। अगर स्टेम में है, अगर स्टेम ग्रीन है और सॉफ्ट है तो उस पर स्टोमाटा प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू गैशियस एक्सचेंज होगा। एंड इफ़ द स्टेम इज़ हार्डी, मतलब वो हार्ड है और ब्राउन स्टेम हो चुकी है, तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जिसको हम लेंटिसिल्स बोलते हैं। लीव्स में तो हमें पता है स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, विच इज़ अ पोर लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एड करता है। नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है? एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर दो स्ट्रक्चर्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया which is required for the process of exchange of gases. Now we have two types of animal, या तो animals aquatic हो सकते हैं, पानी में रहने वाले हो सकते हैं, या तो land पे रहने वाले which are called terrestrial. अगर aquatic में है तो उनका जो rate of breathing है वो ज़्यादा होता है as compared to terrestrial. ये क्यों होता है? Because आपके पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू व्हाट इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर। तो इसमें आपका एक्वेटिक में फिश का एग्जाम्पल आ जाएगा। जो आपका वाटर है वो फिश के माउथ के थ्रू उसके गिल्स में जाता है, जो उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब गिल्स में एक ही बार ये जो पानी जाने वाला प्रोसेस है थ्रू गिल्स, ये एक ही बार होता है पर साइकिल, और उसी में ही जो पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो फिश अपने अंदर ले लेती है, एंड बाकी जो उसको नहीं चाहिए वाटर का कंटेंट वो गिल्स के थ्रू आउट हो जाता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज के लिए एक प्रॉपर सिस्टम प्रेजेंट है जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये सिस्टम क्या करता है, ये गैशियस एक्सचेंज के लिए एक सरफेस क्रिएट करता है जो बहुत फाइन और डेलिकेट होती है। अगर हम ये डायग्राम देखें, यू कैन सी कि यहाँ पे आपका माउथ है और ये आपकी नेजल पैसेज है। यहाँ से एयर आपके फैरिंग्स में जाती है। फैरिंग्स इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो लैरिंग्स में ओपन होती है। लैरिंग्स आपका क्या है, ये आपका साउंड बॉक्स है। जब बॉयज प्यूबर्टी में आते हैं तो यही लैरिंग्स जो है वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा साइज में, जो आपकी थ्रोट में, जिसको आप एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। फैरिंग्स के अगर आप नीचे आ जाएंगे तो ये आपका ये जो पार्ट है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका ट्रेकिया आ गया। ट्रेकिया में कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो इसको कोलैप्स करने से बचाती हैं। ट्रेकिया फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई आपके पास आ जाते हैं। एक आपका लेफ्ट लंग में डायरेक्ट हो जाता है और एक आपका राइट लंग में डायरेक्ट हो जाता है। ये जो आपके ब्रोंकाई हैं, इनकी फर्दर 3 से 4 बार डिवीजन होती है। प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, और टर्शरी ब्रोंकाई से फाइनली ये लास्ट वंस जो हैं ये आपके रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई बनाते हैं, जिनको आप ब्रोंकियोल्स भी बोलते हो। ब्रोंकियोल्स एंड करते हैं एल्वियोलार सैक्स में। एल्वियोलार सैक्स, ये जो रेड पाउचेस आप देख रहे हो, इनको हम एल्वियोलार सैक्स बोलते हैं। सी इन दिस डायग्राम कि ये आपका पूरा एक एल्वियोलार सैक बना रहा है, और इसके बीच में ये जो इंडिविजुअल एक आप ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एल्वियोलाई है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इट इज़ वेरी थिन, जो आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बहुत ईजिली हेल्प करती है।
अब आपके एल्वियोलाई के जो मेम्ब्रेन है उसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं उसके सरफेस के बिल्कुल पास। तो जब बाहर से लंग्स में गैस आएगी वो आराम से इस सरफेस को क्रॉस कर कर आपके ब्लड वेसल में जो ब्लड है उसमें डिफ्यूज हो जाएगी। अब हम जो ब्रीद इन करते हैं उसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं एंड जो हम ब्रीद आउट करते हैं उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम है इस तरह से आपके जो चेस्ट है या जहाँ आपके लंग्स प्रेजेंट हैं, ये आपके अगर 2 लंग्स हैं इसके नीचे एक ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम जब आप इंस्पायर करेंगे तो ये फ्लैट हो जाता है, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये आपका एरिया या आपकी वॉल्यूम जो आपकी चेस्ट की है उसको इंक्रीज कर देता है उस टाइम के लिए, तो आप ज़्यादा हवा अंदर ले सकते हैं। जो आपकी रिब्स होती हैं, आपने डायग्राम में देखा था कि हम बात कर रहे थे रिब्स की, ये आपके पूरे जो चेस्ट एरिया है जो आपके लंग्स है उसको ये बोनी रिब्स कवर करती है जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये रिब्स जो हैं ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और ये भी आपके वॉल्यूम को, आपके लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। और जो एल्वियोलाई है वो एयर से फिल हो जाती है, जो ये एल्वियोलाई है इसके अंदर एयर भर जाती है। एक्सपायरेशन के टाइम क्या होता है, जो आपका डायफ्राम है वो वापस इस कर्व्ड पोजीशन में आ जाएगा फ्लैटेंड पोजीशन से। और जो आपके ब्लड है उसमें आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही आपके ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई एफिनिटी है, ये बहुत जल्दी अगर इसको अपने आसपास ऑक्सीजन मिलेगा ये उसको पकड़ लेगा। तो हीमोग्लोबिन का आपके रेड ब्लड सेल्स में यही काम है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है ब्लड में। तो जो आपके एल्वियोला में बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे ही उसको बाहर से ऑक्सीजन मिलती है तो जो आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है एंड देन वो लंग्स से बाकी डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करता है, जहाँ पे वो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ वहाँ ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नाउ हमारा ब्लड एक और काम करता है, ऑक्सीजन को तो पूरी बॉडी को सप्लाई करता ही करता है, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन की वजह से, जो हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है डिफरेंट सेल्स में, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है उसको वो वापस लंग्स तक लेकर आता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करता, ये ब्लड में डिसॉल्व होती है, ब्लड का जो प्लाज्मा है ये उसमें डिसॉल्व होती है क्योंकि इसकी वाटर के लिए बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ मोर एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर, इसकी एफिनिटी ज़्यादा किसकी तरफ होती है, वाटर की तरफ। और हीमोग्लोबिन की ज़्यादा एफिनिटी किसकी तरफ होती है, ऑक्सीजन की तरफ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपका जो ये प्लाज्मा है ब्लड का वो वापस लंग्स में लेकर आता है, जहाँ से वो डिफ्यूज़ आउट हो जाती है लंग्स से, मतलब उसको लंग्स से एक्सपेल कर दिया जाता है। तो लंग्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं और ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड कर लेता है, विच इज़ फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड टू the required areas. So this was about respiration. In our next lecture, we'll be studying about transportation. I hope you like this video. If you do, then please share, subscribe and like. Till then, keep learning. Bye guys.